एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स घबराया हुआ आया। कहा, जनाब मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे मौत के फरिश्ते ने गुस्से से देखा है, मेहरबानी करें और मुझे हवा के ज़रिए हिंदुस्तान भिजवा दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर हवा को हुक्म दिया और उसे वहाँ भिजवा दिया। लेकिन अगले दिन इज़राइल को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि बताओ भाई, मेरे बंदे को आखिर गुस्से से क्यों देख रहे थे? उन्होंने जवाब दिया कि जनाब मैं हरगिज़ गुस्से से नहीं देख रहा था, मैं तो हैरत से देख रहा था कि भाई मुझे हुक्म है कि उसकी जान आज हिंदुस्तान में कब्ज़ करनी है और वो कल आपके पास आपके दरबार में बैठा था। मैं हैरान था कि ये शख्स एक दिन में हिंदुस्तान आखिर कैसे पहुँचेगा। इस हिकायत रूमी का आज की वीडियो से क्या ताल्लुक़ है ये आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि रफ्तार को देखने वाले 60% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर ही देखते हैं। जान लीजिए कि आपके सपोर्ट के बगैर हमारी रफ्तार बढ़ नहीं सकती। देखें, बाकी मामला तो आपको पता ही है, अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो जनाब फिर कैसे चलेगा। तो जनाब सब्सक्राइब का बटन हिट कर लें और एडवांस में ही इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि दिस इज़ अ मास्टरपीस। वो बचपन में फौजी बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन अम्मी कहती थी तुम फौज में चले गए तो हमारा क्या होगा। उसने माँ बाप की खातिर दिल से फौज का ख्वाब तो निकाल दिया, लेकिन फौज से लगाव उसकी सियासत में साफ नजर आया, जहाँ उसने पाकिस्तान या शायद दुनिया की तारीख की सबसे ऑर्गेनाइज, सबसे डिसिप्लिन और वायलेंट जमात की बुनियाद रखी। वो डॉक्टर था लेकिन किताबें इब्ने सफ़ी की पढ़ता था। वो सियासतदान था लेकिन सोचता जर्नैलों की तरह था। लोगों की शादियां माँ बाप करवाते हैं, लेकिन उसने आयत के हुक्म पर निकाह किया। उसे बड़े बड़े लोगों के साथ घूमने फिरने या फिर पावर कॉरिडोर्स में रहने का कोई शौक नहीं था। इसीलिए वो अपना सारा दिन, सारा वक्त गली मोहल्लों के कारकुनों के साथ गुजारता था। वो पैदा लालू खेत में हुआ, लेकिन मौत को लंदन में गले लगाया। वो हमेशा से जल्दी में था। सुबह चौथी क्लास में जाता और शाम की इवनिंग स्कूल में 5वीं क्लास में दाखिला ले लिया। हाँ, वो हमेशा से जल्दी में था और शायद इसीलिए वो सिर्फ 50 बरस की उम्र में ही चल बसा। मौत तो मुकद्दर है, एक खुली हकीकत है। कौम की बका है, ये जिंदगी की कीमत है। राहे हक में मरना तो इज्जत व सादत है। इससे खौफ खाऊं मैं, ये तो हो नहीं सकता। आज हम आपको मिलाएंगे द ब्रेन बिहाइंड भाई एंड द मास्टरमाइंड ऑफ MQM तंजीमी कमेटी डॉक्टर इमरान फारूक से। वैसे लालू खेत ही बड़ा जरखेज है, बड़े बड़े लोग यहाँ पैदा हुए। डॉक्टर इमरान फारूक का ताल्लुक भी यहीं से था। वो 1960 में दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले फारूक अहमद और रईसा खातून के घर पैदा हुए। वो 9 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। जो इनके वालिद थे फारूक साहब, ये हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और ये लियाकताबाद में आबाद हो गए थे। सीधे साधे लोग थे। शुरू में इनकी ख्वाहिश थी कि जनाब मैं फौज में चला जाऊं। ये बड़े ख्वाब देखते थे, जनाब मैं लड़ाई लड़ूंगा। ज़रा इनके अंदर खून जोश मारता था। लेकिन बाद में इनकी वालिदा ने कहा कि भाई नहीं, तुम्हारी बहनें भी हैं और तुम्हें सबको लुक आफ्टर करना है। उन्हें बचपन से ही साफ सुथरा और टिप टॉप रहने का बहुत शौक था। अंजुमन स्कूल से मैट्रिक किया और 70s के आखिर में सिंध मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और फिर फर्स्ट ईयर में ही APMSO ज्वाइन कर ली। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा था। जुल्म इस हद तक हो रहा था कि अल्ताफ भाई को जो हॉस्टल के कमरा था वो तक नहीं मिला। अच्छा, उस वक्त तो वहाँ पर डोमिनेशन थी जमीयत की। अल्ताफ साहब ये कह रहे थे कि जनाब जब पश्तून अब अपने स्टूडेंट फेडरेशन बन सकती है, फलाना स्टूडेंट यूनियन बन सकती है, अपनी अपनी सब लोगों ने बनाई हुई थी। उनकी अम्मी बताती थी कि इमरान APMSO को सियासत नहीं समझते थे। वो कहते थे ये तहरीक है, जिद्दोजहद है, शनाख्त की और इंसाफ की। वहाँ पर जब गए तो मैंने देखा कि एक टेबल के ऊपर एक साहब अल्ताफ हुसैन जिनका नाम था, मैं तो जानता भी नहीं था, तो मालूम हुआ कि ये APMSO के लीडर हैं। वो टेबल पे खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। पजामा कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था और उनके इर्द गिर्द 20-25 स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां, वो खड़े थे। अल्ताफ हुसैन उस वक्त तकरीर कर रहे थे कि कराची में जो एलोकेशन ऑफ फंड पर स्टूडेंट है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कम है कराची यूनिवर्सिटी का। तो मैंने अपने दोस्त से
कहा कि ये तो बात तो बड़ी जेन्युइन कर रहे हैं। इनकी मुलाकात जो है अल्ताफ साहब से इस्लामिया साइंस कॉलेज में पहली दफ़ा एक तकरीब हो रही थी, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। 1985 में सिंध मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले ही 1984 में MQM के पहले और वाहिद कन्वीनर बन गए। उनके बाद आज तक कोई शख्स MQM कन्वीनर की कुर्सी पर नहीं बैठ सका। देखिए, इब्तिदा में तो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन ही सामने थे, लेकिन उनके दस्ते बाजू के तौर पर दो लोग जो हैं, अज़ीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फ़ारूक, वो साथ हुआ करते थे, लेकिन कभी वो इस तरह लाइमलाइट में नहीं आते थे। अज़ीम तारिक चूँकि एक सियासी जहन रखने वाले आदमी थे, तो वो ज़रा अल्ताफ़ हुसैन के साथ नज़र आ जाया करते थे, लेकिन इमरान फ़ारूक का फोकस टोटली जो था वो फोकस था तंजीमी मामलात जो जिसे कहलाते हैं, और वो कारकुनों से डील करना, अंदरूनी मामलात जितने भी हैं पार्टी के, उन्हें तय करना, किसकी पोजीशन क्या होगी। तो वो इस हवाले से बहुत अहम आदमी थे, और उसके बाद वो ओहदा कोई और नहीं ले सका उसके मरने तक। 2 नवंबर 1986 पूरा सिंध 31 अक्टूबर की रैलियों में चलने वाली गोलियों की आवाज़ों से गूंज रहा था, और फिर अचानक खबर आई कि अल्ताफ हुसैन समेत MQM के 10 बड़े रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी ने मुहाजिर इलाकों में पहले से सुलगती हुई चिंगारी को एक शोला बना दिया। लाशें गिरना शुरू हुई और गिरती चली गईं। हालात किसी तरह काबू में नहीं आ रहे थे। 14 दिसंबर को फिर 26 साला डॉक्टर इमरान फारूक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। शहर के बड़े बड़े सहाफ़ी 90 पर जमा हो गए। सब सोच रहे थे कि अल्ताफ हुसैन के बगैर यकीनन MQM की फैसला सादी कमज़ोर हो गई होगी। वो मामलात को ठंडा करने के लिए कोई मफाहमती बयान जारी करेंगे, लेकिन वहाँ ना कोई सवाल हुए ना जवाब मिले। इमरान फारूक आए और सिर्फ एक जुमला कहकर वापस चले गए। अगर अल्ताफ हुसैन को रिहा ना किया गया तो हालात मजीद खराब होंगे। सहाफ़ी हैरान परेशान खड़े थे कि ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन रात होते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि इस बयान का आखिर मतलब क्या था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक हंगामे शुरू हो गए, गोलियां चली, गाड़ियों को आग लगा दी गई और अगले 24 घंटों में 120 शहरी कत्ल कर दिए गए। समझें 12 मई 2007 वाला सीन था। ये वो दिन था जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट बाज़ाब्ता तौर मिलिटेंट मूवमेंट में तब्दील हो गई। MQM के अंदर दो सोचें चल रही थी साथ साथ। एक लोग ये कहते थे कि जनाब जो अज़ीम अहमद तारिक जिस तरह सोचते थे, वो कहते थे कि थोड़े से ये जमहूरी नॉर्म्स होने चाहिए, लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, अपनी मजबूती के लिए हमें अपनी तंजीम बेहतर बनानी चाहिए उसके अंदर। और एक वो थे जो हड़ाहुड़ी वाले लोग थे। इमरान फारूक का अपना ग्रुप भी था जो इमरान फारूक को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता था। अज़ीम अहमद तारिक कहते थे कि ज़रा एतदाल के साथ चलें। गो के इख्तलाफ नहीं था, लेकिन इनका ब्रांड जो था वो अल्ताफ हुसैन थे। जिस तरह के उन्होंने जलसे किए अपने शुरू के दौर में, वो इतने ज़बरदस्त जलसे और इतने डिसिप्लिन जलसे होते थे कि वो 1 2 3 कहते थे, लोग खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। डॉक्टर साहब खुद तो फौज में ना जा सके, लेकिन फौज को MQM में जरूर ले आए। वो कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे नहीं यार, बताता हूँ। फौज में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या होती है? हथियार नहीं। तादाद नहीं। फौज में सबसे अहम चीज होती है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन ही है जो एक सिपाही को अपनी जान खतरे में डालने के बावजूद हुक्म की तामील करने पर आमादा करती है। डिसिप्लिन ही वो मैजिक पोशन है जो एक भीड़ को फौज जैसी ताकत में तब्दील कर देता है। इन शॉर्ट, डिसिप्लिन फौज की रीढ़ की हड्डी है, और इमरान फारूक ने जो सबसे पहला काम किया वो MQM में डिसिप्लिन कायम करना था। 1986 में एक किताब तहरीर की जिसका नाम था नज़्म ज़ब्त के तकाज़े। ये किताब आज भी रिख्ता पर मौजूद है। इस किताब में डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि तहरीक के 2 बुनियादी हिस्से होते हैं, फ़िक्री बुनियाद यानी ईथोस और नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन। वो बताते हैं कि नज़्म ज़ब्त के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1, कायद पर
अंधा एतमाद। 90s में कराची की सड़कों पर एक नारा गूंजता था, हमने कह तो दिया हमको क्या चाहिए, हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। वो नारा भी इमरान फारूक के इस पहले उसूल से ही निकला था। अपनी किताब में वो किसी इदारे मजलिस शूरा के बजाय एक ऑल पावरफुल कायद के हक में दलाइल देते नजर आते हैं। नंबर 2, ज़ाती अना को फना कर देना, तहरीक से ऊपर कोई नहीं। इस हिस्से में वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स को इनफरादी तौर पर सोचने और आगे बढ़ने का हक है, लेकिन अगर इसकी वो सोच तहरीकी मकासद या मफादात से टकराने लगे तो फिर उसे हर सूरत अपनी ज़ाती अना को फना करके तहरीक के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 3, इज्तिमाइयत का तसव्वुर। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। यहाँ एक बार फिर इमरान फारूक मिलकर साथ चलने और एक दूसरे के दुख दर्द को अपना समझने के हक में दलाइल देते नजर आते हैं। आगे चलकर वो अपने उसूलों के हक में तारीखी मिसालें भी पेश करते हैं, लेकिन यहाँ 2 चीज़ों ने मुझे तो बहुत सरप्राइज किया। इनमें से एक थी इनकी रिसर्च। ये बात जहन में रखें कि 1986 में कोई गूगल शुगल नहीं था, लेकिन इमरान फारूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर लेनिन तक कमोबेश 6 से 7 तारीख़ी शख्सियात की ज़िंदगी के वाक़यात यहाँ पेश करते नज़र आते हैं। दूसरा, जमात इस्लामी की सियासत को ख़त्म करने वाली और ख़ुद को बज़ाहिर सेकुलर ज़ाहिर करने वाली MKM के कन्वीनर ख़ुद भी इस किताबचे में कई बार इस्लामिक टच इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। ये तो थी नज़्म ज़ब्त से मुतालिक इमरान फारूक की किताब, मगर इन पर चढ़ा फ़ौजी रंग सिर्फ डिसिप्लिन की हद तक महदूद नहीं था, पार्टी स्ट्रक्चर में भी खूब नज़र आया। MKM ने दूसरी पार्टियों की तरह अपने सबसे निचली सतह के दफातर का नाम इलाकों के बजाय यूनिट नंबर के हिसाब से रखा। इससे ऊपर सेक्टर्स बनाए गए और उससे ऊपर जोन्स। यूनिट और सेक्टर्स खालिस फौजी टर्म्स थी और किसी पार्टी ने इन्हें अभी तक अपनी तंजीम साजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। पूरे कराची में कोई 200 से ज़्यादा यूनिट्स बनाए गए। हर कारकुन रोज़ाना इस यूनिट्स में रिपोर्ट करता और 9-0 पर होने वाली वीकली मीटिंग में भी शरीक होता। इन कारकुनान की बाज़ाब्ता हाजिरियाँ भी लगाई जाती, फिक्री नशिस्तें होती और नज़रियाती लिटरेचर पर सवाल जवाब भी की जाती। लेकिन ये यूनिट और सेक्टर इंचार्ज कोई मामूली आदमी नहीं होता था, ये अपने अपने इलाके के होल सोल इंचार्ज होते थे। कोई MPA, MNA या इवन मिनिस्टर भी इनसे कोई सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये सारा स्ट्रक्चर कराची तंजीमी कमेटी या फिर KTC कहलाया जाता था। जलसा कराना हो या सड़क बंद करवाना हो, बंदा उठाना हो या गिराना हो, खाली जमा करनी हो या चंदा, या फिर बंद करवाना हो किसी का धंधा, ये सब काम KTC तसल्ली बख्श तरीके से पूरा करती थी। गलियों मोहल्लों में दरवाजे लगा दिए गए जहां से पुलिस भी यूनिट इंचार्ज की इजाज़त के बगैर एंटर नहीं हो सकती थी। इनमें से कुछ दरवाजे तो अभी 2016 तक मौजूद थे। हाल ये था कि अल्ताफ साहब ने कहा था कि झाड़ू दो झाड़ू, तो लोगों ने गाड़ियों से उतर के झाड़ू देनी शुरू कर दी थी जनाब। ये हाल था। अगर वो कहते कि पेड़ लगा दो कराची में, तो कराची में इस वक्त इतने पेड़ होते कि आप समझ लें कि सूरज की शोएं नहीं पड़ती नीचे जमीन सड़क पर। यानी MKM वॉज क्रिएटिंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट, और ये बात स्टेट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उन्होंने MKM को काउंटर करने के लिए नॉन उर्दू स्पीकिंग कौम परस्त ग्रोहों की सरपरस्ती शुरू कर दी और यूं कराची के बदतरीन लिसानी फसादात का आगाज हो गया। कहीं रियासत खुद मुहाजिर आबादियों पर हमलावर हुई और कहीं अपनी प्रॉक्सीज के जरिए मुहाजिरों का खून बहाया गया। 80s और 90s के इन हालात की कहानी आप रफ्तार की कई डॉक्यूमेंट्रीज में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज हमारा मौजूद डॉक्टर इमरान फारूक हैं, तो चलिए वापस उनकी तरफ चलते हैं। शहरी सिंध की सड़कों पर बहने वाले खून ने MKM के पौधे को चंद सालों में ही इंतहाई ताकतवर दरख्त बना दिया और हालात कुछ ऐसे हो गए कि अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वाले पढ़े लिखे मुहाजिरों के पास भी इस दरख्त के नीचे खड़े होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये 1988 का पाकिस्तान था। जनरल जियाउल हक की मौत के बाद जमहूरियत की सांस बहाल होना शुरू हो गई और कौमी असेंबली में एक नई जमात एक नए चेहरे के साथ सामने आई।
वो चेहरा था डॉक्टर इमरान फारूक का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पैदा होने वाला एक मिडिल क्लास महाजिर लड़का। बड़े बड़े सरदारों, सरमायादारों और जागीरदारों के बीच मुल्क के सबसे बड़े शहर की नुमाइंदगी कर रहा था। MQM बेनज़ीर की इत्तेहादी बन गई, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल सकी। कराची की जंग ने इस्लामाबाद को भी हिला कर रख दिया और 1989 में MQM वफाकी हुकूमत से फिर अलग हो गई, जिसके बाद कुछ ही दिनों में फिर असेंबलियाँ टूटी, इंतखाबात हुए, हुकूमत बदली, लेकिन नहीं बदला तो कराची का नुमाइंदा नहीं बदला। MQM ने एक बार फिर डॉक्टर साहब को कौमी असेंबली का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया और फिर 1992 बहैसियत कोर कमांडर कराची MQM से परेशान रहने वाले आसिफ नवाज चंजुआ अब आर्मी चीफ बन चुके थे। उन्होंने कच्चे का बहाना बनाकर MQM को निशाने पर रख लिया। ऑपरेशन शुरू हो गया। अल्ताफ हुसैन तो पहले ही लंदन चले गए थे, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के बाद बाकी क़यादत भी आगे पीछे हो गई। अजीम अहमद तारिक कत्ल कर दिए गए, लेकिन इमरान फारूक कराची में ही रहे, लेकिन अंडरग्राउंड। और सिर्फ छुपे ही नहीं रहे, बल्कि पार्टी का खुफिया तंजीमी ढांचा भी चलाते रहे। मुल्क की सारी एजेंसीज और सिंध की सारी पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। जब इत्तला मिली कि डॉक्टर इमरान फारूक और डॉक्टर इशरतुल इबाद वो वहाँ कहीं मौजूद हैं, ब्लॉक S में शायद T में, रेंजर्स का पूरा एक विंग था, वो शिपॉनर कॉलेज में मौजूद था। तो फिर उस वक्त जो ISPR के यहाँ सरबराह होते थे, जो बाद में ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, ब्रिगेडियर सौलत, वो मीडिया की एक टीम को लेके वहाँ पर गए और मीडिया की टीम को वहाँ ले जाते हुए इस कदर फायरिंग हुई, मैं भी मौजूद था, और वो इस कदर फायरिंग हुई कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। जिस पर रेंजर्स के जो कर्नल थे उन्होंने उनसे कहा कि आपको फ़ौजी वर्दी में यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये आपकी वजह से हो रहा है। बहरहाल हम सुनते थे छलावे के तौर पे, वैसे भी वाक़यात इल्म में आते थे कि आज फ़लाँ जगह रेड हुई है इमरान फारूक की इत्तला पर, आज फ़लाँ जगह रेड हुई है डॉक्टर इशरतुल इबाद की मौजूदगी की इत्तला पर। लेकिन हम ये सुनते ही रहे, छापे पढ़ते ही रहे। अजीम अहमद तारिक के मर्डर में अब उस ज़माने में वो लंदन तो पहुँच चुके थे, लेकिन कहा जाता है, मगर बात है कि ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती और ना किसी पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि उनका कोई इस कत्ल के मामले से ताल्लुक़ हो। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि जो लड़के उस ज़माने में एक्टिव थे, उनका कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो था वो डॉक्टर इमरान फारूक के पास था। फ्रस्ट्रेशन इतनी बड़ी कि इमरान फारूक को पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल करार दे दिया गया। इनकी गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए यानी $30,000 का इनाम रख दिया गया, जो इस वक्त के तकरीबन 85 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब किसी के हाथ नहीं आए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने MNS ज़ोहरी वाला फार्मूला अपनाया। उसामा बिन लादेन राब्ते में आए तो मारे गए, ऑपरेशन हो गया, और लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक शायद राब्ते में नहीं आते थे किसी से, लेकिन थे वो कराची में। कराची से निकल के भी जहाँ मूव करते थे, बहुत सारे लोगों ने मदद भी की, कुछ सियासी शख्सियात ने। वो 7 साल तक मुल्क के सबसे बड़े शहर में रूपोश रहे। ना चेहरा नज़र आया, ना आवाज़, लेकिन तंजीम की नफ्स उनके हाथ में थी। 1997 के इंतखाबात में MQM जीत कर एक बार फिर हुकूमतों का हिस्सा बनी, लेकिन डॉक्टर साहब सामने नहीं आए। ये 1999 की बात है। नवाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शदीद ख़राब थी। हकीम सईद के कत्ल ने इनके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। डेस्परेशन में उन्होंने सिंध में गवर्नर राज लगा दिया, जिसने मामलात और ख़राब कर दिए। उधर MQM और हकीकी तो आपस में 7 साल से लड़ ही रहे थे कि बेसिक एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ कराची या फिर बैक के नाम से एक और ग्रुप सामने आ गया। इस झड़े की क़यादत लंदन में बैठे कुछ लोग और अल्ताफ हुसैन के साबिक बॉडीगार्ड कर रहे थे। ये धड़ा अपने ख्यालात और नज़रियात में MQM और हकीकी दोनों से ज़्यादा एक्सट्रीम और वायलेंट था। इनका नारा था कराची और हैदराबाद की आज़ादी। इनका मानना था कि कराची के मसाइल का वाहिद हल एक अलग मुल्क उर्दू देश है। अल्ताफ हुसैन के लिए ख़तरनाक बात ये थी कि पाकिस्तान में बैठे MQM राब्ता कमेटी के कुछ अहम तरीन अरकान की हमदर्दियाँ भी इस गिरोह के साथ हो चुकी थी। 7 अरकान ने MQM छोड़ने का ऐलान कर दिया और फिर अचानक एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर इमरान फारूक, जो पिछले 7 बरस से गायब थे, अचानक लंदन में मंजरे आम पर आ गए। लोग हैरान थे कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कैसे कराची से
जहाज पर बैठकर लंदन आ गया। लेकिन ये एक ऐसा राज है जो आज तक किसी को पता ना चल सका। ये अभी तक पता नहीं चला किसी को, ना किसी इदारे को। अगर वो सबको चकमा दे के लंदन गए हैं तो अमूमन तो यही कहा जाता है, जो लोग यहाँ से निकलते हैं कि यहाँ से अफगानिस्तान चले जाते हैं, ईरान के रास्ते निकलते हैं, वहाँ से यूरोप में दाखिल होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बैरूनी अमल दखल ज़रूर था इस MQM की इस्टेब्लिशमेंट में भी, MQM के लोगों के साथ राब्तों में भी। और मेरे ख़्याल में वही ज़रिए जो बैनुल-अक़वामी राब्ते थे उन्हें यहाँ से बाहिफाजत निकालने का ज़रिया बने और वो निकल के लंदन में नमूदार हुए। कहा गया कि वो MQM के खुफिया मिलिटेंट विंग के असल रहनुमा थे और हो सकता है कि अब वो भी इस बागी धड़े को ज्वाइन कर लें। लेकिन उन्होंने एक बार फिर अल्ताफ़ हुसैन से वफादारी का सबूत दिया और बागी गिरोह को समझाया कि उर्दू देश का मुतालबा इस वक्त एक महज ख्वाब है। इमरान फारूक ने उन्हें याद दिलाया कि 1971 शहरी सिंध में दोहराया नहीं जा सकता। फौजी ऑपरेशंस ने MQM को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर साबित कर दिया कि रियासत से सिर्फ रियासत ही लड़ सकती है। और इंसर्जेंसीज कुछ देर के लिए हैजान तो पैदा करती हैं, लेकिन कभी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकती। अभी MQM अपने बागियों से निमट ही रही थी कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी और फिर नवाज शरीफ की मारी MQM के पास सिर्फ एक रास्ता बचा, एस्टेब्लिशमेंट से समझौता। उन्होंने डिक्टेटर से हाथ मिला लिया। 5 नवंबर 2002 इलेक्शंस हुए, 1 महीना होने वाला था। सब नजरें 9-0 पर थी कि वो वजीर आजम के लिए किसको वोट देंगे। लेकिन वहां तो अलग टेंशन चल रही थी। ठीक 10 साल बाद MQM को एक और हकीकी मूवमेंट का सामना था। खबर गर्म थी कि अगले चंद घंटों में डॉक्टर इमरान फारूक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो भाई से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि इमरान फारूक को ऐलान करते, भाई ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया। तमाम कारकुनों को 9-0 बुला लिया। 2 घंटों के नोटिस पे सैकड़ों नहीं हजारों कारकुन जमा हो गए। खुर्शीद मेमोरियल हॉल जैम पैक हो गया। सबकी नजरें उस टेलीफोन पर थी जिससे कुछ ही देर में एक आवाज गूंजने वाली थी और फिर अल्ताफ हुसैन बोले, मैं पूरी राब्ता कमेटी और कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान करता हूँ और आज से मैं पार्टी के तमाम मामलात खुद संभालूंगा। ये ऐलान मुत्तहिदा कारकुनान के लिए एक बम शेल था। उनके वर्स्ट फियर्स सच साबित हो रहे थे। जिस शख्स को कल तक हीरो करार दिया गया, आज वो पार्टी के लिए खतरा बन चुका था। अल्ताफ हुसैन ने खिताब में बताया कि वो डॉक्टर इमरान को राहे रास्त पर लाने के लिए 6 लोगों को बेच चुके थे और पहले तो इमरान फारूक ने बात मानने का इशारा भी दिया था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने रवैया बदल दिया। यहाँ तक कि एक मैसेंजर से तो उनका ठीक ठाक झगड़ा भी हो गया। अल्ताफ हुसैन की आवाज एक बार फिर गूंजी, मैंने इन्हें मुअत्तल कर दिया है और नताइज के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर वो माफी मांग लें तो मैं माफ कर दूंगा। मुशर्रफ की MQM में इमरान फारूक जैसे नजरियाती लोगों की कोई जगह और ज़रूरत नहीं थी। ये एक पावर हंग्री MQM थी जो सियासी तंजीम से ज़्यादा एक कॉरपोरेशन के तौर पे चलाई जा रही थी, जो इक़्तिदार में होने के बावजूद अपने बुनियादी मुतालबों से पीछे हट चुकी थी। ना कोई कोटा सिस्टम का जिक्र करता, ना कोई महसूरीन बांग्लादेश को वापस लाने का मुतालबा। अब्बासी शहीद जैसा हॉस्पिटल बने हुए कितने दिन हो गए? 50 साल से ज़्यादा हो गए। भुट्टो साहब के दौरे में बना था ये अब्बासी शहीद। उस वक्त MQM नहीं थी। तो उसके बाद कराची में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन सका, कराची में कोई बड़ी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बन सकें। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ तो, ये लोग तो कमर्शियल यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, मतलब कोई ऐसे स्कूल्स नहीं बन सके। इमरान फारूक पार्टी की इस नई डायरेक्शन और अल्ताफ हुसैन की बढ़ती हुई सैलानी तबीयत से परेशान थे। इमरान फारूक और अल्ताफ हुसैन के दरमियान 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। पहला मसला था इख्तियारात की तकसीम। डॉक्टर साहब पार्टी के ढांचे में बार बार तब्दीलियों से शदीद नाराज थे। वो कोई फैसला करते, लेकिन फिर कुछ दिन या कुछ घंटों बाद अल्ताफ हुसैन उसे बदल देते। कहा जाता कि 2008 इलेक्शंस में सूबाई असेंबली के टिकट्स का फैसला इमरान फारूक ने अल्ताफ हुसैन से मशवरा किए बगैर ही कर दिया। एक और बड़ा मसला था करप्शन का।
पार्टी के अंदर माली बेज़ाब्तियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल की शिकायत बढ़ती जा रही थी, जो डॉक्टर साहब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से अगले चंद सालों में अल्ताफ़ हुसैन ने उन्हें 4 से 5 बार मुअत्तल किया। जुलाई 2010 में उन्होंने पहली बार सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बनाई, जिस पर उनसे बहुत से लोगों ने राब्ता भी किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कभी भी अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ना कभी पार्टी से कोई अलहदगी का ऐलान किया। सोलह सितंबर 2010 शाम 6 बजे का वक्त, लंदन में एक मोबाइल फ़ोन की बेल बजी। लाइन की दूसरी तरफ मुत्तहदा का कारकुन और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मुलाजिम खालिद शमीम था। फ़ोन उठते ही सवाल हुआ, हाँ क्या स्टेटस है? खालिद ने जवाब दिया, जी केक कट गया है, और फिर फ़ोन बंद हो गया। इमरान फारूक के कत्ल के पूरे मंसूबे का कोड नेम था मामू का केक। डॉक्यूमेंट्री के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि किस तरह MKM मिलिटेंट विंग का बाप कहलाने वाला इमरान फारूक खुद ही इस विंग का शिकार हो गया। कैसे इनकी कत्ल की गेम कराची से शुरू होकर लंदन और कोलंबो से होती हुई पाक अफगान चमन बॉर्डर पर पहुंचकर खत्म हुई। एक ऐसी साजिश जिसमें सफाकी भी थी और गद्दारी भी। कैसे बर्दाश्त होगा? हिम्मत से बर्दाश्त करना पड़ेगा। हिम्मत से भाई, आप बहादुर इंसान है। हिम्मत पूरी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकी भाई। हिम्मत दे दे, छोड़ने की उन्होंने कोशिश की भाई। हाँ मैं निकल रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। ये एक ऐसी कॉल है जो हर आदमी डेली काम से वापसी पर अपने घर पर करता है। 16 सितंबर 2010 की शाम 4 बजे डॉक्टर इमरान फारूक ने भी अपनी बेगम शुमाइला को ऐसी ही कॉल की, लेकिन उस दिन शाम 5 बजे के करीब जब डॉक्टर इमरान फारूक हाथों में डबल रोटी लिए अपने फ्लैट के नीचे पहुंचे तो 2 लड़के उनके पीछे पीछे वहां आ गए। डॉक्टर इमरान फारूक और शमाला इमरान फारूक का जो अपार्टमेंट था वो फ्रंट से उसकी एंट्रेंस नहीं थी, बल्कि साइड से गली अंदर जाकर पीछे से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। तो पीछे से तो बिल्कुल ही वो एक प्राइवेट एरिया था। सो वो जब उनको जिन लोगों ने उनको मारा वो उन्होंने पूरी जो होमवर्क किया हुआ था, तरक्की की हुई थी, उन्होंने पूरे एरिया में डॉक्टर इमरान फारूक को बहुत अरसा तक वो चेस करते रहे। उन्होंने कभी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। 2 बातें, एक तो वो अकेले हों और फिर जब वो उस गली के अंदर जाएँ, अपनी जो घर का जो उनका फ्लैट था उसकी साइड की दीवार से जब अंदर की तरफ जाएँ तो वहाँ बड़े बड़े जो साइड पे जो झाड़ियाँ नुमा वहाँ पर दरख्त थे। तो जब वो पब्लिक व्यू था, पब्लिक व्यू से वो थोड़ा सा अंदर हुए। एक लड़के ने उन्हें सलाम किया और इससे पहले कि डॉक्टर साहब सलाम का जवाब देते, दूसरे ने एक भारी ईंट से डॉक्टर इमरान फारूक के सर पर वार कर दिया और फिर डॉक्टर इमरान फारूक के छोटे से जिस्म पे लगातार खंजर से वार करना शुरू कर दिए। ये पूरी कार्रवाई 1 से 2 मिनट में मुकम्मल हो गई। डॉक्टर साहब अपने घर की सीढ़ियों के नीचे ही बेजान पड़े थे। यहाँ उनका अपनी वालदा से कहा गया एक जुमला याद आ रहा है। कुछ महीनों पहले जब उनकी वालदा उनसे मिलने लंदन आई तो उनकी पार्टी से इख्तिलाफात की खबरें सुनकर कहा, बेटा ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, तू क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? डॉक्टर साहब बोले, अरे अम्मी ये लंदन है, यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन लंदन में हो गया, वही हो गया जिसके डर से डॉक्टर साहब अपना कराची छोड़कर आए थे। कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल करते करते तकरीबन 3 हफ्ते लग गए और फिर 6 नवंबर को डॉक्टर इमरान फारूक की मैयत लंदन से कराची लाई गई। जब वो कराची से गया था तो वो रियासत का मफरूर मुल्जिम था, लेकिन जब वो कराची वापसी आया तो वही रियासत उसे सरकारी प्रोटोकॉल दे रही थी। अजीब मुर्दा परस्त लोग हैं यार। डॉक्टर साहब का जनाजा पाकिस्तान के तारीखी जनाजों में से एक था। जिंदगी भर नज़्म व ज़ब्त का प्रचार करने वाले रहनुमा की मैयत का मंजर भी डिसिप्लिन से भरपूर था। लाखों अफराद शरीक थे, लेकिन कहीं पत्ता तक भी हिल नहीं रहा था। पूरे कराची पर अजीब खामोशी, अजीब सोग का आलम था। I know that the pinch of it is being felt by the family, by the parents, by the widow, and by Qaid Tehreek Altaf Bhai. We all are in a state of mourning. We all are deeply grieved.
वो नौजवान कारकुन जो इमरान फारूक का सिर्फ नाम सुनकर जवान हुए थे, वो आज भी उसके आखिरी दीदार से महरूम रहे। कारकुनान तो क्या, घर वालों को भी उनका आखिरी दीदार नसीब नहीं हुआ। मैंने पहले दिन उनको मना किया था जब मुझे मालूम हुआ कि APMSO में काम कर रहा है, तो मैंने उनको समझाया था, मैंने बोला यहाँ आप सियासत में हिस्सा नहीं लें, क्योंकि यहाँ की सियासत बिडेराशाही है, यहाँ सियासत नहीं है, गुंडागर्दी है। लंदन में कत्ल होने वाले डॉक्टर इमरान फारूक की कराची में तदफीन हो गई। लोग समझे न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खूने खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। लेकिन ये कराची नहीं, लंदन था बॉस, और ये सिंध पुलिस नहीं, मेट्रोपॉलिटन पुलिस थी। Dr. Imran Farooq was a dedicated family man, a loving father and loving husband. I want to appeal today for anyone who has any information about the attack on Imran to come forward and tell the police. Once again, ladies and gentlemen, you can see just how distressing this is. Thank you all for coming. Let's go. पुलिस के लिए इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, और वो ये कि अजमेर के जिस एरिया में ये मर्डर हुआ वो काफ़ी वहाँ पे वेल ऑफ एरिया है। बहुत सारे वहाँ पे हालांकि जूइश फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं जो कि रिलेटिवली सिक्योर और ऐसे एरियाज़ में रहती हैं, लेकिन जो पूरा जो MKM के सेक्रेटरीट के करीब जहाँ पर वो रहते थे, उस पूरी स्ट्रीट के ऊपर जो CCTV कैमरास थे, वो कोई जो जिन 2 लोगों ने उनको मारा था वो डिटेक्ट नहीं हुए, उन CCTV कैमरास में नहीं आए। पुलिस को ये नहीं समझ आ रही थी कि जो लड़के थे वो गए कहाँ पर। और फिर जब विटनेसेस ने पुलिस को एक ओवरऑल जिन लड़कों की डिस्क्रिप्शन बताई कि उनकी वो लुक किस किस्म की थी, अब वो कैसे लगते थे, कपड़े क्या पहने हुए थे, तो उन्होंने उस डिस्क्रिप्शन की मदद से पुलिस के 40 से ज़्यादा ऑफिसर्स फुल टाइम इस पर काम कर रहे थे। आप अंदाज़ा कर लें 40 से ज़्यादा ऑफिसर तकरीबन 1 साल तक फुल टाइम इस पर काम करते रहे। और जो उन्होंने एक इमेज डिस्क्रिप्शन डेवलप की, उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे जो एग्जिट के एरियाज थे उसको हज़ारों घंटों का, लाखों घंटों का आप कह सकते हैं फुटेज देखा। कुछ दिनों बाद लंदन पुलिस ने मुल्जिमान के खाके रिलीज किए, जिन्हें देखकर लोगों के दिलों में दबा शक सच साबित हो गया। डॉक्टर साहब के कातिल हुलिये से बिल्कुल कराची के लड़के लग रहे थे। फिर दिसंबर 2010 में लंदन पुलिस ने कत्ल की तहकीकात के दौरान एक 34 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मार्च 2011 में कत्ल के ठीक 6 महीने बाद लंदन पुलिस ने वाकई की CCTV फुटेज भी रिलीज कर दी। और फिर जून 2013 में जब अल्ताफ हुसैन के भांजे इफ्तिखार हुसैन को कत्ल की तहकीकात में गिरफ्तार किया गया तो पूरे कराची में हंगामा मच गया। MKM लंदन ऑफिस पर छापा पड़ा, लाखों पाउंड्स बरामद कर लिए गए। अल्ताफ हुसैन पर शदीद बुराई आ चुकी थी। बात इमरान फारूक के कत्ल से शुरू होकर अब रॉ फंडिंग और मुल्क दुश्मनी तक जा पहुंची थी। लंदन में भाई की गिरफ्तारी की खबरें सुनकर कराची में भाई के बुत टूटने लगे थे। सड़क पर बैठा बच्चा पूछ रहा था क्या भाई अब अनटचेबल नहीं रहे। लंदन वाले अपना काम तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ क्रिटिकल इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ उस जमाने में भाई के मुंह भोले भाई मरहूम रहमान मलिक वजीर दाखिला बने हुए थे, इसलिए लंदन से आने वाली सारी इंटेलिजेंस दबा दी गई। मैं समझता हूँ कि अल्ताफ भाई का कोई मुकाबला नहीं है। अल्ताफ इज द रियल लीडर ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल गलत बात है, कोई बंदा FIA ने अरेस्ट नहीं किया और ना ही कोई रिपोर्ट किसी किस्म की FIA से गवर्नमेंट ऑफ UK को भेजी गई है। ये मैं गारंटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, ये एक डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा था ताकि MKM और PPP में फैसले बने। मगर 2013 में नवाज शरीफ आ गए जो अपने साथ जनरल राहील शरीफ को भी ले आए। और फिर अप्रैल 2015 में इमरान फारूक के कत्ल की पहली गिरफ्तारी कराची से जाहिर कर दी गई। ये एक पाकिस्तानी का कत्ल था, एक इंटरनेशनल, एक बैनुल-अक़वामी केस बन चुका था। इंतहाई बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया। हमने बरतानिया से मुकम्मल इंटेलिजेंस और दूसरी इंफॉर्मेशन इस केस के बारे में शेयर की, और जो ये इंटरोगेशन हुई है इसमें स्कॉटलैंड यार्ड भी मौजूद था।
स्पॉन्सर तो पकड़ा जा चुका था, लेकिन असल कातिल अब भी आज़ाद थे। और फिर जून में 2 मजीद मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खालिद शमीम और सैयद मोहसिन अली गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ये दोनों बिल्कुल वैसे ही पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार हुए जैसे लोग अचानक शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाते हैं, जैसे धुंध की वजह से अचानक आरो गायब हो जाते हैं। तो सिचुएशन कुछ यूँ थी कि सैयद मोहसिन और काशिफ कामरान इमरान फारूक को कत्ल करके लंदन से कोलंबो भाग गए थे, जहाँ से कुछ दिनों या हफ्तों बाद वो कराची आए। लंदन पुलिस पहले ही पाकिस्तान को उनके बारे में फ्लैग कर चुकी थी, और जैसे ही उन्होंने कोलंबो से टेक ऑफ किया, यहाँ कराची में भाई लोग उनको वेलकम करने एयरपोर्ट पहुँच गए। और फिर उन्हीं की मुखबरी पर जनवरी 2011 में खालिद शमीम भाई भी पकड़े गए। इसीलिए उनकी वाइफ ने 6 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट में उनके गायब होने की पिटीशन भी फाइल कर दी। वैसे तो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंट है बॉस। ये बात तो आप सब जानते ही हैं। यहाँ इंसाफ का सही वक्त वही होता है जब उसका सियासी फायदा हो। चौधरी निसार चौधरी बन के सामने आए और JIT बनाने का ऐलान कर दिया। पिछली हुकूमतों ने तो शेयर नहीं किया, पिछली हुकूमत ने तो इस पर फोकस नहीं किया, पिछली हुकूमत ने तो इस इंतहाई हसास वाक़े पे एक लफ्ज नहीं बोला। मगर ये खालिस्तन कानूनी फैसले थे। जब JIT बन चुकी तो JIT ने जो तफ्तीश की उसकी रोशनी में FIR दर्ज हुई। मैं मुस्तफा कमाल साहब से अपील करना चाहता हूँ, थोड़ा मुश्किल में हूँ, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। वो मतलब कि आवाम को और हक्काम को बताएं कि मतलब कि जब वो डॉक्टर इमरान फारूक की बॉडी लेने मैयत लेने लंदन गए थे राब्ता कमेटी के हमरा, तो अल्ताफ़ हुसैन ने आपको क्या कहा था? क्योंकि मैं स्कॉटलैंड को और पाकिस्तानी हक्काम को बता चुका हूँ कि आप मतलब कि आपको ओपन थ्रेड दी गई थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इमरान फारूक के मर्डर के बाद मुझे खुद ऐसे वन वाली बात कि देखो जो मेरी मुखालफत करता है ना वो लंदन में भी नहीं बच सकता। ये मुझे जुमला मुझे आज तक याद है, मैंने खुद की मैं और वो है जो मेरी मुखालफत कर, मेरे चाहने वाले उनको उसको लंदन में भी नहीं छोड़ते, अपने मूड में थे वो बिल्कुल। ये जुमला मैं एज इट इज मैं आपको ज़ेर ज़बर कभी इसमें जो है ना वो नहीं, मुझे ये बड़ी बात, मैं चुप हो गया उस वक्त। इट वाज अ शॉक माय। और फिर 18 जून 2020 को बिल आखिर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि MKM के बानी अल्ताफ़ हुसैन ने खुद इस कत्ल का हुक्म दिया। वैसे ये वही जज है जिन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ भी फैसला दिया था। मुल्जिमान खालिद शमीम, सैयद मोहसिन अली और मुअज़्ज़म अली को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। साथ ही 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। 2015 से गिरफ्तार मुल्जिमान को 5 साल बाद सज़ा होने की एक बहुत बड़ी वजह बरतानिया की जानिब से कुछ क्रिटिकल एविडेंस देने में डिले था। चले पहले वो एविडेंस देख लेते हैं और फिर बताते हैं कि वो डिले क्यों हुआ। ये थी वो टाइमलाइन जो लंदन पुलिस ने लाखों घंटों की फुटेज को स्कैन करने के बाद तैयार की थी। और इस फुटेज को देखने के बाद काशिफ और मोहसिन के मुजरिम होने में कोई शक बाकी नहीं रहा था। इस वीडियो में काशिफ और मोहसिन को इमरान फारूक की रैकी करते हुए, खंजर खरीदते हुए और डॉक्टर साहब के पीछे भागते हुए देखा जा सकता है। एक और बड़ा एविडेंस डॉक्टर इमरान फारूक के 2008 में तहरीर करदा और साइंड ज़ाती नोटिस थे, जिनमें वो इस खतरे का इज़हार कर रहे थे कि उन्हें MKM का नंबर 1 बनने की कोशिश के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया जाएगा। ये टाइमलाइन लंदन पुलिस सालों पहले बना चुकी थी, लेकिन फिर भी ये मुकदमा कई साल ताख़ीर का शिकार रहा, क्योंकि बरतानिया की जानिब से खदशा जाहिर किया गया कि अगर मुल्जिमान को सज़ाए मौत सुनाई गई तो बरतानिया पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा।
कई सालों के मुज़ाकरात के बाद बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत की शर्त तस्लीम कर ली, जिसके बाद ये और डीएनए रिपोर्ट्स जैसे दूसरे क्रिटिकल एविडेंस पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। फैसले में वाज़े कहा गया ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया कत्ल था, जिसका मकसद MQM के कारकुनान को खौफजदा करना था और ये पैगाम देना था कि कोई अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत ना करे। साबित हो गया है कि बानी MQM ने डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। कत्ल का वाहिद मकसद बानी MQM की हिदायत पर पार्टी में सियासी रुकावट दूर करना था। तफसीली फैसले में कहा गया है कि कत्ल का मकसद ये था कि आइंदा कोई पार्टी में बानी MQM के खिलाफ आवाज़ बुलंद न कर सके। बज़ाहिर तो इमरान फारूक का केस ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ सवालात हैं जो आज भी बाकी हैं। कत्ल का दूसरा मुलजिम काशिफ कामरान कहा गया। 4 सालों तक मुलजिमान को क्यों छुपा के रखा गया? अगर वाकई बानी MQM इतने बड़े बड़े जुराइम में मुलव्वस थे तो क्यों लंदन की किसी भी अदालत में उनके खिलाफ आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका? डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से उनको डायरेक्टली पुलिस किसी भी स्टेज पे न सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन बल्कि मोहम्मद अनवर, मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी और जो अनीस एडवोकेट थे, जो दीगर लोग थे, वो किसी को भी उनसे कनेक्ट नहीं कर सकी, इसलिए कि यूके में पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। एक ज़माना था मुल्क का सबसे अमीर शहर इमरान फारूक की उंगलियों पर नाचता था, लेकिन उन्होंने इस इन्फ्लुएंस को कभी अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लंदन में क्या जायदादें बनाते, उन्होंने कराची में भी अपने वालिदैन को किसी पोश इलाके में एक घर तक नहीं दिलवाया। बिलाशुबा इमरान फारूक एक जीनियस थे, लोग उन्हें इविल जीनियस भी कहते हैं। आपको उनकी सियासत से यकीनन इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके नज़रिए और मुहाजिर कॉस्ट के साथ सिंसेरिटी पर सवाल उठाना ज़रा मुश्किल है। अदालत का फैसला है कि डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल खुद MQM और अल्ताफ़ हुसैन ने करवाया। अल्ताफ़ हुसैन इस इल्ज़ाम को तो डिनाई करते हैं, लेकिन इस हकीकत को कैसे झुटलाएंगे कि 2 दहाइयों तक MQM को लंदन से चलाने वाले अल्ताफ़ हुसैन डॉक्टर इमरान फारूक के बगैर चंद साल भी पार्टी पर अपनी गिरफ्त कायम नहीं रख सके। जियो न्यूज की एक इन्वेस्टिगेशन ने चंद दिन कबल इंकशाफ किया था कि शमाला इमरान फारूक के माली हालात इस कदर खराब हैं कि उनके पास बुनियादी यूटिलिटी बिल्स देने के पैसे नहीं हैं और उनके फ्लैट के लैंडलॉर्ड ने उन्हें एविक्शन का नोटिस दिया हुआ है। शमाला और उनके मासूम बच्चों आलिशान और वजदान का कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ धड़ों के लोग अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने ही साबका बानी रहनुमा के खानदान के हालात से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक। खैर, अब ना MQM वो MQM है और ना अल्ताफ भाई, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी इमरान फारूक के बनाए हुए रास्तों पर ही चल रहे हैं। आज भी हर हफ्ते अल्ताफ हुसैन एक फिक्री नशिस्त से खिताब करते हैं, बस अब वो खिताब 90 नहीं बल्कि टिकटॉक पर होता है और वहाँ अल्ताफ हुसैन के सिवा कोई नहीं।